हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले अपने फिर से एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में। और आज के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल एकदम डेरिवेशन से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर केवल आपके मैथमेटिक्स का थोड़ा सा काम होगा और आपके लिए कॉन्सेप्ट का काम होगा। थोड़ी आपको छोटी छोटी ट्रिक्स, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए। इक्वेशंस को इधर से उधर करना आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और आज के जितने टॉपिक्स है ये मान के चलो इसमें से कोई भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आने मस्ट है एकदम। इन जितने टॉपिक्स है ये वाले आज का एक लेक्चर आपको 3 से 4 मार्क्स और हो सकता है 5 मार्क्स भी आपको एग्जाम में दे दे। और 3 मार्क्स का तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इस लेक्चर से आने वाला है। तो एक लेक्चर से अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है तो आपके लिए क्या ही बात है और आपके लिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लेक्चर, आप खुद समझ सकते हो। तो यहां पर आप देखो इसमें से डायरेक्टली आपके पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म प्रिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसी का छोटा सा एक छोटा टॉपिक रहेगा। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला भी हम यहां पर बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जो है ना, ये जो टॉपिक है इसी से आगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से आगे निकल के आएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फिर यहां पर लेंस फॉर्मूला के डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस भी बता दूंगा मैं आपको यहां पर, उसको कैसे आपको करना है पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ड्यू टू लेंस ये डिस्कशन करेंगे। एंड पावर ऑफ लेंस, पावर मींस लेंस की पावर क्या है। आप जो चश्मे की पावर होती है ना, +3 -3 +4 -4 +2 हाफ 0.25 जितनी भी पावर होती है वो सब हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। और फिर हम यहां पर बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज को कंबाइन कैसे किया जाता है। अगर दो लेंस एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसको हम कैसे काम में यहां पर ले सकते हैं, वो भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए। अब हम आगे बात करते हैं हमारे इस पूरे लेक्चर के बारे में। सबसे पहला अपना जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ टू सरफेसेज विच आर इंक्लाइंड विद ईच अदर। दो, कम से कम दो सरफेस होने चाहिए स्मूथ सरफेस जिसमें से लाइट वहां पे ट्रांसमिट हो सके, लाइट वहां पर रिफ्रैक्ट हो सके और दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे। इस टाइप की शेप को आप प्रिज्म बोल सकते हो। और यहां पर अगर मैं बताऊं तो इस टाइप का होता है आपके लिए प्रिज्म। ये एक प्रिज्म की बहुत अच्छी शेप है। यहां पर एक जो सरफेस होगा, एक जो लेटरल जो फेस, देखो यहां पर प्रिज्म के अंदर है ना, सबसे पहले 5 फेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। पहला एक ये जो आपके पास ट्रायंगुलर सरफेस है ये, और एक उसके पीछे वाला जो ट्रायंगुलर सरफेस है वो, इन दोनों को बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। इनको बेस बोला जाता है। और सामने से जो हम डेरिवेशन करेंगे इसी सरफेस को देखते हुए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरे बाकी के जो सरफेस है, 3 सरफेस है, वो एक तो ये सरफेस हो गया, ठीक है। एक ये सरफेस हो गया जो इधर से पीछे की साइड से दिखाई देगा, जिनको बोलते हैं लेटरल फेसेस। और एक हो गया यहां पर इसके नीचे वाला सरफेस। अब देखो ये जो लेटरल फेस है ना, इस साइड का कंसिडर कर लो, चाहे इधर का कंसिडर कर लो, चाहे नीचे का जहां पर जिसके ऊपर बेस रखा हुआ है ये कंसिडर कर लो। तीनों सरफेस ये वाले रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगुलर सरफेस होंगी। और इनका तीनों का साइज और शेप सेम होता है। और जो आगे पीछे के जो बेस होते हैं ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। फिर ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट मान लो या फिर ये वाला पॉइंट मान लो, ये इसका वर्टेक्स होता है। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल भी बोल सकते हैं। इसको ए से डिनोट करेंगे हम यहां पर। और जो लाइट है वो कैसे इंसिडेंट होती है, यहां पर लेटरल सरफेस से लाइट इंसिडेंट होगी और दूसरे लेटरल सरफेस से लाइट बाहर निकल जाएगी। ये डायरेक्ट से डायरेक्ट हम कह सकते हैं प्रिज्म, जैसे कि यहां पर आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है वो तो ये रहा आपका, ये ट्रायंगुलर सरफेस हो गया, ठीक है। और लेटरल सरफेस कौन से, ये वाले जो सरफेस है
ये वाला जो सरफेस है ये दोनों ही लेटरल सरफेस है, और जो लाइट आ रही है एक लेटरल सरफेस से लाइट इंसिडेंट कर रही है और फिर दूसरे लेटरल सरफेस से लाइट पास हो रही है, आउटगोइंग हो रही है। इस टाइप से आप किसी भी प्रिज्म को अच्छे से कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहां पर जो आप देख रहे हो इस प्रिज्म के अंदर लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और यहां पर इस डायरेक्शन से जा रही है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसी रिफ्रैक्शन के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। रिफ्रैक्शन होके भी क्या हो रहा है, आप यहां पर एक चीज और देख सकते हो कि लाइट आ रही है तो आगे से सीधी जानी चाहिए, लेकिन यहां पर टेढ़ी होने के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो गया। बेंड होने के कारण इसमें क्या आ गया, डेविएशन आ गया। इस डेविएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म का हमें कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि इसको क्या डिस्कशन करे, क्यों डिस्कशन करे, क्या जरूरी है डिस्कशन करने की, लेकिन यहां पर लाइट को बेंड करने के काम आता है, ये लाइट को डिस्पर्स करने के काम आता है ये कौन, प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्टिक्स के अंदर हम इसको देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो एक बहुत अच्छे से काम करता है ये, क्योंकि इमेज को हमें जो बनने वाली इमेजेस है उन इमेजेस को अगर हमें देखने में, डायरेक्ट देखने में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको एंगल को, इमेज के दिखने वाले के एंगल को चेंज कर सकते हैं, उस इमेज की रोटेशन कर सकते हैं, उस इमेज को रोटेट कर सकते हैं, उस इमेज की साइज को हम यहां से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इस प्रिज्म की हेल्प से। तो हमारे पास यहां पर ये जो प्रिज्म है इसके कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए हम बात करेंगे। और रिफ्रैक्शन भी कैसे होगा, इसमें दो सरफेस से दो बार रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पर डेविएशन आएगा, उस डेविएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अब इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो भी बता देता हूं। देखो हमारे पास यहां पर जो प्रिज्म होगा वो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, और जो हम एक बार स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, स्टडी जो कर रहे हैं इस प्रिज्म के अंदर क्या है, इस प्रिज्म में जो वर्टेक्स है ये है वर्टेक्स जिसको हम बोलेंगे एंगल ए। और ये हमारे पास यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होती है, वो आप ऑलरेडी वहां पर जानते हो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो जरूरत हमें कब पड़ेगी, हमें इस 60 डिग्री की जरूरत उस कंडीशन में पड़ेगी जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल में ये चीज वहां पर गिवन होगी कि ये 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये चीज आपको वहां पर गिवन होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एंगल 60 डिग्री का है। अब हम बात करते हैं इसमें होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में। ये वाली जो बेस है, ये वाली लाइन जो है ना, इसको बेस बोला जाएगा। हम जो यहां पर कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, बेस लाइन ये होगी, ठीक है। अब कई बार आपको गिवन होगा कि पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस का मतलब इस लाइन के पैरेलल होगी, इसके अंदर कोई लाइट आने वाली है वो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब इसके यहां से होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो यहां पर हमारे पास कोई भी एक लाइट है, लाइट रे है जो इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, यहां पर किसी भी एंगल पे हो सकती है, ये एंगल कम हो सकता है, ये एंगल ज्यादा हो सकता है। जहां पे लाइट इंसिडेंट होगी वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा एक नॉर्मल। अब नॉर्मल बनाने के लिए मैं यहां पर एक ये नॉर्मल बना देता हूं। नॉर्मल मींस नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये जो सरफेस है ना इसके नॉर्मल होना चाहिए, इससे 90 डिग्री बनना चाहिए। और अब आपको पता है सपोज दिस इज ए ग्लास प्रिज्म, अगर ये ग्लास प्रिज्म है तो दिस इज ए डेंसर मीडियम, बाहर वाला जो एरिया वो हम क्या मान लेते हैं, एयर मान लेते हैं, तो ये डेंसर मीडियम है। तो ये जो इसके अंदर रिफ्रैक्टेड हो, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे क्या करेगी, दिस विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इस नॉर्मल के टूवर्ड्स यहां पर ये लाइट बेंड होगी, ठीक है। ये बेंड हो गई। अब क्या हुआ, ये लाइट यहां से बेंड होने के बाद ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्टेड लाइट कहलाएगी। ये फर्स्ट वाली जो लाइट है ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, और ये वाली जो लाइट है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे कंसिडर कर लेना, अगर मैं यहां पे ज्यादा लिख दूंगा तो फिर हमारा जो डायग्राम है वो इसका सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा, दिखेगा नहीं अच्छे से। इसलिए आपको ये ध्यान में ही रखना है, मैं 2-3 बार बता दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर जब ये इस प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है, ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है, अब जब ये यहां से रिफ्रैक्शन के बाद दूसरा सामने वाला जो सरफेस है इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे हम। यहां पर जो ये नॉर्मल बनेगा, दिस नॉर्मल ये यहां पर एक बनने वाला नॉर्मल है, ये वाला। अब जो लाइट रे है, अब आप यहां से देख पाओगे कि इसके अंदर जो लाइट रे आने वाली है, ये लाइट रे क्या करेगी, इस नॉर्मल से अवे बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी ये, क्योंकि यहां पर अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है, तो यहां पर ये लाइट इस डायरेक्शन में चली गई, और यहां पर ये हो गई इमरजेंट रे। ओके, ये लाइट रे कौन सी हो गई, इमरजेंट रे हो गई। अब इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। तो दिस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नॉन एज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस रिफ्रैक्टेड रे एंड इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल आर। इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर जो दूसरे वाली जो साइड है, यहां पर ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएंगे। एक्चुअल में आपको पता है ये यहां पर तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यही जो रिफ्रैक्टेड रे है सामने वाले सरफेस पर क्या हो जाती है, ये सामने वाले सरफेस पर इंसिडेंट रे हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड R2। ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद है हमारे पास ये लास्ट वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, क्योंकि ये एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड दिस नॉर्मल है, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, हमें यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और फाइनल आउटगोइंग रे। अब यहां पर हमारे पास अभी तक हमने 3 केस स्टडी किए हैं इसके सहित। पहला हमने केस स्टडी किया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ती है और हमने डिस्कस भी नहीं किया है। जो एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ग्लास स्लैब के टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई इंटरफेस है, ये आपके पास कोई लाइट है, लाइट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहां पर रिफ्रैक्शन आता है, तो जाना इसमें चाहिए ना, तो ये हो गया आई पूरा, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर। तो दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू आई माइनस आर हो जाता है। आई माइनस आर इज एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, लेकिन यहां पर तो आपके पास क्या है, पूरा एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा वो देखना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे को आप इंक्रीज करो, इंसिडेंट रे को आप अगर इंक्रीज करोगे तो यहां से लेकर इसको आगे इस डायरेक्शन में जाती। अगर यहां पर बैंड नहीं होती तो लाइट ऐसे डायरेक्शन में जाती, लेकिन बैंड होने के बाद फाइनली किधर गई है, फाइनली ये इमरजेंट रे जो है ना इसके साथ गई है, इस डायरेक्शन में आई है ये। तो इसको जब आप कंसिडर करोगे तो यहां पर इसको आप पीछे की तरफ इंक्रीज करो, यहां पर इसको जब आप पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे तो यहां पर ये इसके साथ मिल जाती है, यहां पर ये इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये वाला जो एंगल होगा ना, दिस एंगल विल बी नॉन एज ए एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेविएशन को। इस एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं थोड़ी। ये जो पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एल हो गया। जो सेकंड वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये वाला जो जहां पे दोनों ये नॉर्मल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट ओ हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा ठीक लगे, देखने में समझ में आ जाए। दिस पॉइंट इज एल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एम एंड दिस वन इज ओ। इस तरीके से हमने इसको बना दिया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, इस एंगल ऑफ डेविएशन तक पहुंचना है। इस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी कुछ स्टेप्स में काम करना होगा।
डायरेक्ट हम एंगल ऑफ डेविएशन तक नहीं पहुंच पाएंगे डायरेक्टली, ओके। तो इसके लिए हम यहां पर कुछ उसका प्राइमरी काम कर लें। आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दिस रे इज एंगल इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, और दिस वन इज इमर्जेंट रे। एंगल्स, ये एंगल आई इंसिडेंट एंगल, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एंड R2, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंड दिस एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो अब सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, ALOM, ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखना अपने को, यहां से स्टार्ट होके ये स्टार्ट करके ये होके ये वाला क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का टोटल चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बस यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल LAM प्लस एंगल ALO प्लस एंगल LOM प्लस एंगल OMA इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। 2 पाई के इक्वल हो गया, 360 डिग्री हो गया इन चारों एंगल्स का सम। ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल O, फिर LOM एंगल ये वाला, और एंगल OMA ये वाला। ये जो चारों एंगल्स है, इन चारों का सम आपके सामने कितना हो गया, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है जो एंगल्स हमने आगे जो लिए हैं, इनमें से ये L एंगल और एंगल L ये वाला और एंगल ये वाला, ये दोनों मिलकर कितने हैं, ये दोनों 90 एंड 90 के हैं। तो इसको आप लिख दो, ऊपर वाले एंगल को एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O, इसको है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, एंगल O प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री चारों का सम है ऑलरेडी। ये 90 एंड 90 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास यहां पर आ गया एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फाइनल। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप हमने यहां पर इसकी सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में हम यूज करने वाले हैं ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल LOM। इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, ये ट्राइंगल आपको ये बता रहा है कि एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल LOM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल्स का सम है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम है। तो आपके पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देख पाओगे इन दोनों इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से आप देख पाओगे कि दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो 180 एंड 180 सेम है, एंगल O एंड एंगल O सेम है। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। इन दोनों का सम A आ गया। इतना सा हमें यहां पर इस एक चीज से मिल गया। इसको हम यहां पर इक्वेशन नंबर 3 लगा देते हैं। अब इतना इक्वेशन नंबर क्यों लगा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि अगर कभी भविष्य में हमारे पास काम पड़े, इसका आगे फ्यूचर में आगे किसी स्टेप में काम आएगा, तो हम इसको काम में ले सके, इसलिए हम इसको एज ए इक्वेशन डाल देते हैं, जिससे कि क्या हमारे लिए फिर एड्रेस देना इसको ईजी हो जाता है। ठीक है, सिमिलर सी बात, एक सीधी सी बात इतनी है। अब हम इसके आगे देखते हैं, हमारे पास एक और
अब हमें क्या चाहिए, एक और ट्रायंगल बचा हुआ है और हमें चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं जो हमने यहां पर ऑलरेडी बना रखा है। इस ट्रायंगल के साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसको जहां पर ये एंगल ऑफ डेविएशन काम में आ रहा है, इसको हम दे देते हैं पॉइंट डी। जो एंगल ऑफ डेविएशन जहां पे बन रहा है ना, इसको हम पॉइंट डी दे देंगे क्योंकि ये हमें काम आएगा। तो हमने देखो यहां पर ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करो, ये ट्रायंगल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इस ट्रायंगल के लिए ये वाली लाइन को हम अगर आगे इंक्रीज कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ, एक्सटर्नल, क्योंकि इसको आपने ट्रायंगल की एक साइड को इंक्रीज कर दिया तो आपको एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। और वो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या होती है, इंटरनल। इस एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू ये दोनों जो इंटरनल एंगल्स है इनके सम के बराबर होती है। या वो कॉन्सेप्ट पता है पहले से, तो इसी को काम में लेना था हमें, और क्या है। इसको जब हम काम में लेंगे तो हमें अब पता चलेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे हम अब लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम यहां पे आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल डी एल एम प्लस एंगल डी एम एल। एंगल डी एल एम मतलब ये वाला, एंगल डी एम एल मतलब ये वाला। ये दोनों एंगल हमने काम में ले लिए। अब इन एंगल्स की वैल्यू कितनी है ये बताओ। इन एंगल्स की वैल्यू देखने के लिए, पता करने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पर गौर से देखना पड़ेगा। कैसे, देखो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला है एंगल आई। इसके जस्ट ऑपोजिट इसको आगे बढ़ाने पर ये वाला पूरा एंगल मिलता है हमें आई। इसमें से ये नीचे वाला एंगल है कितना, R1। तो ऊपर ये बचने वाला ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया, बताओ आप देखें, ये वाला एंगल हो गया आई, तो ये पूरा माइनस R1। तो एंगल आई माइनस R1 हो गया ये पहला वाला एंगल। ठीक है, तो इसको आप यहां पर समझ के चलेंगे, दिस एंगल इज एंगल आई माइनस R1। जो ये पिंक वाला ना, इसको पिंक कलर में लिख देते हैं, ठीक है ना। यस, आप में से कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे, एंगल आई माइनस R1 ये आ गया। फिर हम इसको लिखें, इसको कौन सा, ये वाला, ये वाला। इस वाले को हम फाइंड आउट करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाला क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। इसके जस्ट ऑपोजिट ये पूरा एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाएगा ये वाला। और इसमें से ये R2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा ऊपर वाला। तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2। ये हो जाएगा E माइनस R2 हो जाएगा ये वाला एंगल। तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लस E माइनस R2 आ गया। ये हमारे पास प्रिज्म के लिए है। अब हम इसको थोड़ा और लिख देते हैं और सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा I प्लस E माइनस, कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2। और आपको पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होती है इक्वेशन नंबर 3 से, A के बराबर होती है। यहां पे आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आ गया A इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। ये क्या है सुन लो फिर से, यह है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी तक जो हमने किया है ना वो हमारी कैलकुलेशन है, वो हमारी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो हमारा एक एजम्पशन के साथ ही शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज तो हमने जहां पर सॉल्व कर लिया इसको यहीं पर छोड़ दो, काम खत्म। अब हम आगे एक बात करेंगे कि सपोज वी हैव एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक हमने कंडीशन ली है, क्या, फॉर एंगल ऑफ
मिनिमम डेविएशन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए अब यहां पर एक कंडीशन है, ध्यान रखना ये वाली, कि एंगल आई इज इक्वल्स टू ई। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास इसी के लिए, एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। ये दो कंडीशन हो गई। जब R1 एंड R2 दोनों इक्वल है तो हम इसको किसी एक सिंगल नाम से दे देते हैं, जो हम कंसिडर कर लिया इसका R। ये हमारी कंडीशन एज्यूम की गई है, इस चीज को याद रखना। कोई बोलता ना सर ये कहां से आया, ये समझ में नहीं आया। ये हमने एज्यूम की है, ठीक है, ये आया नहीं है कहीं से, ये हमने लिया है, ठीक है, ये हमारा लेने के चक्कर में हुआ है इसको, ठीक है। अब हम इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस आई माइनस ए। मतलब आप ये कह सकते हो 2i डेल्टा इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। और यहां से आप ये देखो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2i इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा प्लस ए। और i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास यहां से, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डेल्टा प्लस ए अपॉन 2। ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, वहां से, यहां से सीधा हम इसको कैलकुलेट करके यहां तक ले आए, यहां से ले आए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब है हमारे पास इसमें आई तो एंगल आ गया, अब हम एंगल आर और कैलकुलेट कर लेना है। और आर कहां से आ जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 3 से आ जाएगा। तो हम यहां से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बनेगा, आर प्लस आर, 2r इज इक्वल्स टू ए। तो यहां पे बनेगा r इज इक्वल्स टू a बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से आ गया, इस जगह से डायरेक्ट यहां से आ गया, यहां से डायरेक्ट इधर आ गए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये क्यों आया, इतना हमें पापड़ क्यों बेलने पड़े, इतना हमें मेहनत क्यों, मशक्कत क्यों करनी पड़ी, ये आप ध्यान में रखो। ये हमें इसलिए करनी पड़ी कि हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस टर्म्स में होती है, वो हमारे पास होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, यही तो होता है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हमें बताएगा कि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और हमने क्या किया, एंगल ऑफ डेविएशन को आई में कन्वर्ट कर लिया, और ए तो इसका ऑलरेडी पता होता है हमें, तो आई और आर में कन्वर्ट करने के कारण अब हम इसको म्यू से इक्वेट कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये दोनों जो इक्वेशन है ये याद रखना, i इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 और r इक्वल्स टू ए अपॉन 2। तो हमारे पास आगे क्या आ जाता है, देखो फ्रॉम स्नेल्स स्नेल्स लॉ ये कहता है आपको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो म्यू को इक्वेट कर देंगे हम, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई, ये आपके पास रिलेशन आ गया। इसको हम ऐसे पैक कर दें, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ, और हाँ यहां पे जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, इसको हमने आगे ज्यादा इसको रिप्रेजेंट किया नहीं है, इसको करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, जो डेल्टा है ना, जब हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कंसिडर कर लिया तो यहां से ये डेल्टा एम आएगा, डेल्टा एम, डेल्टा एम, क्योंकि ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है इसलिए डेल्टा एम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन
प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा, जो प्रिज्म होता है अपने पास अगर थिन होगा तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म भी कम होगा। मतलब थिन प्रिज्म के लिए ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, नियरली 5 डिग्री या उससे भी कम, ये स्मॉल होगी। फिर इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन और होगी यहां पर कि जब एंगल प्रिज्म अगर थिन होता है बहुत ऐसे इस तरीके से होता जाएगा ये, ठीक है। जब प्रिज्म थिन होता है तो वहां पर डेविएशन भी बहुत कम होगा, डेविएशन भी वही 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री के आसपास ही हो जाएगा। तो वहां पर डेल्टा एम इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, ये दोनों ही जो क्वांटिटी है ये दोनों ही कम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाली टर्म को, साइन थीटा को ओनली थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू म्यू, इस तरीके से। तो डेल्टा, क्योंकि जो एंगल जब बहुत छोटा होता है, when angle theta is tends to 0, angle theta is very small, then sin theta becomes only theta, tan theta becomes theta and cos theta becomes 1। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट और आपके पास ये बचेगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू म्यू। इसको जब और आगे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ए माइनस ए, और ए कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा म्यू माइनस 1 डेल्टा एम। दिस इज फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए होगा, ओके। जब प्रिज्म काफी पतला हो जाएगा तो उसमें आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशन है। और अगर जनरल एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म जो होता है, जिसको हम एक जनरली हमेशा जो यूज करते हैं, उसका हमारे पास ये सिग्नल, ये जो फॉर्मूला है ये होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल्स टू म्यू। ये दोनों आपको ध्यान रखना। आपको यहां तक भी चाहिए क्योंकि कई बार आपको ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना हुआ आता है, ये जब अकेला आता है तो नियरली 2 मार्क्स में आ जाता है, और 1 मार्क्स और बढ़ाने के लिए 3 मार्क्स में देने के लिए फिर वो कह देते हैं ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फॉर थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ता है। और कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि शो दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला या दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों आपको करना है। अब है हमारे पास इसका ग्राफ कि जब एंगल ऑफ डेविएशन चलता है, उस एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ, वो भी हम देखेंगे। और इसके बीच में हम यहां पर अभी एक काम देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा, डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, आई। आई और डेल्टा के बीच में भी हमें ग्राफ देखना है। आई और डेल्टा के बीच का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। देखो, ये आपके पास रेफरेंस फ्रेम ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये 0 हो गया। और अब हम यहां पर इसमें बात करेंगे, ये जो होगा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा और यहां पर डेल्टा इंक्रीज होगा। और हम पहले प्रिज्म बना लेते हैं एक, ये आपके पास एक प्रिज्म हो जाएगा, ये प्रिज्म है, देखो। और प्रिज्म में क्या होगा, ये यहां पर ये एक नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है, यहां पे लाइट आती है और ये यहां पे रिफ्रैक्शन होके फिर यहां से वापस चली जाती है, और ये आगे बढ़ के ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब सबसे पहले क्या होता है, जब हम यहां पर इसको 0 डिग्री जब रखेंगे, 0 डिग्री का मतलब इसके यहां पर इसके डायरेक्ट इसी के अलोंग अगर लेकर आएंगे तो यहां पर कोई डेविएशन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट जहां से आती है लाइट आगे निकल जाती है और आगे जाके इसमें कुछ होता है।
लेकिन इसको थोड़ा जब इंक्रीज करेंगे तो ये वाली रीडिंग ग्राफ में नहीं आएगी। जब इस वाली रीडिंग को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो फिर एक बार बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन काफी हाई रहता है, तो इसको हम ऊपर से काफी हाई से स्टार्ट करेंगे। हम ये नहीं कह सकते ये इन्फिनिटी रहता है, कि इन्फिनिटी तो एंगल होता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इधर की तरफ इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसके साथ साथ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कम होते होते ये एक पॉइंट आ जाएगा यहां पर। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो ये R1 और ये R2 ये भी दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये वाली जो साइड है ये इसके इस बेस के पैरेलल हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बेस के पैरेलल हो जाती है ये वाली साइड। तो यहां पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ गया। फिर जब हम आई को और इंक्रीज करेंगे, आई को जब हम और इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होते जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पे निकल के आता है एंगल आई इज इक्वल्स टू ई, और यहां पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा की वैल्यू रहेगी डेल्टा एम। ठीक है, और फिर हम यहां पर देख पाते हैं कि दो एंगल ऑफ डेल्टा की सेम वैल्यू के लिए दो अलग अलग इंसिडेंस एंगल होंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे I1 एंड I2, और यहां पर डेल्टा की सेम वैल्यू है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन यूनिक नहीं है किसी भी यूनिक या किसी भी अकेले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा की वैल्यू सेम होती है। और यहां पर एक पॉइंट आता है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। इसके नीचे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नहीं जाता है, और ये आपके लैब में एक्सपेरिमेंट भी होता है। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर भी सकते हो एक लाइट की बीम को लेके। तो दिस इज हाउ वी कैन से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वर्क्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, या फिर आप ये भी कह सकते हो म्यू इज इक्वल्स टू नॉट म्यू डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ये भी आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जनरल किसी भी प्रिज्म का है, और ये ओनली फॉर थिन प्रिज्म। जनरली जो न्यूमेरिकल आता है वो उसके ऊपर आता है। ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत इजी हो गया, इसलिए इसके ऊपर देने की ज्यादा चांसेस नहीं होते। अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या है, यहां पर फिर इसी का एक छोटा सा टॉपिक बन के आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए देखो, यहां पर आप देख पाओगे कि एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो आपके पास बना है, एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसी को बस हमें आगे देखना है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। कि आप यहां पर देखो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। तो हेंस आप क्या कह सकते हो, डेल्टा इट डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। डायरेक्ट सी तो बात यही तो है, डायरेक्ट सी बात यही है। अब इसको हम आगे कॉन्क्लूजन निकाल देता हूं मैं। ठीक है, किसी भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी कलर के लिए, किसी भी लाइट की वेवलेंथ के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे रेड कलर जो लाइट है उसकी उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे
कम होती है। सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगी तो लाइट की बेंडिंग कम होगी, लाइट की बेंडिंग कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन भी वहां पे कम होगा। तीनों चीज ध्यान में आ गई। तो अब आप यहां पर देखो, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा इंक्रीजेज, लैम्डा इंक्रीज होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने से एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। पहले तो आपको ये कि डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, तो इनडायरेक्टली एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। फिर इसके बाद म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये काम हो गया, 1 अपॉन लैम्डा हो गया। और अब आप यहां पर देखोगे लैम्डा इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होने पर डेल्टा फिर से डिक्रीज होगा। तो यहां पर जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतना ही कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो रेड कलर का डेविएशन कम होगा, और वॉयलेट कलर जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और बीच वाले जो कलर्स है वो दोनों सारे बीच में रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके बारे में क्या क्या डिस्कस किया है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नॉन एज ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, लाइट मतलब व्हाइट लाइट, ये जो लाइट होगा ना ये व्हाइट लाइट होगी, ठीक है ना। व्हाइट लाइट में सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विबग्योर का आपका जो फॉर्मूला है वो याद करना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये आपका पूरा एकदम फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला याद करना। तो इसको अगर आप देखते हो तो व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ये 7 कलर्स हो गई। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। तो इसके लिए आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, ये ज्यादा बेंड होगा, ठीक है। इतना सा बात है। तो रेड कलर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट अमंग ऑल द कलर्स। रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट होती है, हेंस इट्स एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम एंड बेंडिंग इज लेस, इट विल अपीयर एट द टॉप एंड वॉयलेट एट द बॉटम। इतनी सी बात है, आपको इतना सा लिखना होगा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और एग्जाम्पल आप इस तरीके से इसका देख सकते हो कि यहां से इस डायरेक्शन से व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, और यहां पर इसका अलग अलग कलर निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर जो रेड कलर है ये सबसे ऊपर है, और वॉयलेट कलर है सबसे नीचे है। वॉयलेट, फिर इंडिको, फिर जो ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो, और येलो के बाद फिर क्या आ गया, जो ऑरेंज कलर, ऑरेंज के ऊपर रेड कलर। तो ये सब आपके पास अलग अलग कलर यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। ये है। और तो इसका आप ग्राफ, आप डायग्राम आपको भी बनाना आएगा तो आप भी बना सकते हो इसका डायग्राम, ठीक है। जब भी डायग्राम बनाना है इसका आराम से बनाओ। व्हाइट लाइट यहां पर इंसिडेंट होगी इस जगह पे, और फिर इसके बाद यहां पर डेविएशन शुरू हो जाएगा, डेविएशन शुरू हो जाएगा। तो सबसे नीचे आपके पास आएगी यहां पर वॉयलेट कलर की लाइट, और सबसे ऊपर आएगी आपके पास यहां पर रेड कलर की लाइट, और फिर रेड कलर की और कम बैंड होगी, और जो वॉयलेट कलर की लाइट है ये और ज्यादा बैंड होगी। अब बाकी सब इसके बीच में आ जाएगा। सामने स्क्रीन लगाकर आप अलग अलग कलर को में देख सकते हो, वहां पर नोटिस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहां पर इसमें इतना ही है, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं आया है। अब है अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे उसमें इमेज बनती है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट काम करता है,
वो हमें देखना है। ठीक है, देखो यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले हम यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लेंगे। दिस इज आवर स्फेरिकल सरफेस, और इसका इस साइड में यहां पर ये डेंसर मीडियम है इस जगह पे, और फर्स्ट वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। ये रेयरर वो डेंसर। देन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं एक हम। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो यहां पर इस जगह पर होगी। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई इसकी, और इसके अंदर ये इसका पोल हो गया, और यहां पर किसी पॉइंट पर इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर मान लोगे। ओके, और अब इसमें कोई एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है ये इस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट से, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऐसा मान लो, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होती है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो लाइट रे जो इंसिडेंट होती है ना, वो हम एक ही पॉइंट पर कंसिडर करते हैं। ऐसा भी इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल निकलती है। लाइट रे आपका इस डायरेक्शन में निकलेगी, इसमें भी निकलेगी, इसमें भी निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकल रही है। लेकिन हमें सारी कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कंसिडर करेंगे जो यहां पर इंसिडेंट हो रही है उधर जाएगी। सारी कंसिडर करने लगे तो हम चाहे शाम तक केवल ये इंसिडेंट लाइट रेज ही बनाते जाओ चाहे, है ना, हमें कोई नहीं रोकने वाला। तो एक ये लाइट रे है जो यहां पर इसके पॉइंट एल पर इंसिडेंट होगी, ये एल पॉइंट कंसिडर कर लेंगे इसको, और फिर इसमें बैंड होने के बाद ये इस तरफ यहां पे आएगी। और इसी तरफ बैंड क्यों होगी, दूसरी डायरेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये देख पाओगे कि यहां पर इसके अंदर इसके साथ हम एक ये नॉर्मल प्लॉट कर देंगे, नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस। ये जो सरफेस है ना नॉर्मल, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन खींचेंगे वो नॉर्मल ही रहेगा इसके लिए। ठीक है, सरफेस के लिए तो इस नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, इसलिए हमने इसको इधर बैंड किया है, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके सामने आ गया, और अब आप देख पाओगे जो एंगल्स है वो कैसे बने हैं। यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है। ये वाली जो लाइट है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपको पता है। ठीक है, और फिर यहां पर कुछ और एंगल्स है, जो एंगल, और हाँ यहां से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाली ये लाइन यहां पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के टकरा रही है, तो यहां पर क्या बनी इसकी इमेज आई, ये यहां पर इमेज आई बन चुकी है। और ये इसका पॉइंट है एल, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस कर्व सरफेस। और फिर इसके बाद ये वाला एंगल बन रहा है अपने पास, इसको कंसिडर करेंगे, ये वाला एंगल हमें कंसिडर करना होगा फॉर द सॉल्यूशन। तो ये एंगल होगा हमारे पास अल्फा, इमेज वाला जो एंगल है ये होगा बीटा, और ये वाला एंगल होगा गामा। ये एंगल गामा हो गया यहां पे। अब इन एंगल्स को थोड़ा इसी सीक्वेंस में लेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, हमारा डेरिवेशन में टाइम कम लगेगा। अगर सॉल्यूशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन टाइम कम लगने का मतलब ये होगा कि वहां पे आप थोड़ा इजीली कर पाओगे, एग्जाम में टाइम कम होता है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे इस डेरिवेशन की, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर एक हम यहां से, क्योंकि एंगल टेन थीटा कंसिडर करेंगे, यहां से एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं इसके ऊपर, ये हो जाएगा एन, ये आपके पास। अब देखो इन ट्रायंगल की जरूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर टेन एल्फा इज इक्वल्स टू, ये टेन एल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एल एन अपॉन बेस, एल एन अपॉन ओ एन बेस, ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ एन, ये वाला, ठीक है। देन टेन बीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल, ये टेन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन आई, एल एन अपॉन आई एन, ठीक है, बेस। देन टेन गामा इज इक्वल्स टू, ये गामा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल एन अपॉन सी एन, ये आपके पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एपरेचर होता है इतना बड़ा नहीं होता, एपरेचर हमारे पास बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल एपरेचर के लिए ये अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। फॉर स्मॉल एपरेचर, स्मॉल एपरेचर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, और स्मॉल होने के कारण ये जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा ये नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू अल्फा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू एल एन अपॉन ओ एन, टेन बीटा इक्वल्स टू बीटा, टेन बीटा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी एल एन अपॉन आई एन, और टेन गामा इज नियरली इक्वल्स टू गामा विच इक्वल्स टू एल एन अपॉन सी एन। ये अल्फा बीटा गामा जो टेन थीटा है, ये टेन के सीधे डायरेक्ट एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये आपके पास आ गए यहां पर इक्वेशन नंबर वन। वन क्यों दिया, क्योंकि सबको एक साथ दे दो, एक साथ ही काम में आने वाली है, ये एक बार काम में आएगी, उसके बाद इसको हम दोबारा नहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमारे पास हो गई ये वैल्यू, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की ये सारी वैल्यू याद रखनी है हमें, क्योंकि जब याद रखते हैं ना, रिकॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा काम होता है। ऐसे इसको बार बार उतारने की जरूरत नहीं होती, रिकॉल करो अपने आप डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास अल्फा बीटा गामा के पास बाद में, यहां पर हम एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो एंगल आई और आर के भी आर के बारे में ही होता है, इसलिए। तो देखो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ एल सी, ये वाला ट्रायंगल ओ एल सी पता चल गया होगा आपको, फिर से बता देता हूं, ओ एल सी ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हो इसमें क्या, एंगल आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, हो गया। फिर अब है हमारे पास इसके बाद इन ट्रायंगल एल सी आई, कौन सा ट्रायंगल है, एल सी आई, ये वाला ट्रायंगल, एल सी आई ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑपोजिट, और इन दोनों की वैल्यू इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास गामा इक्वल्स टू एंगल आर प्लस बीटा, एंड आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा नॉट बीटा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा आर तो एज इट इज रह गया और बीटा इधर आ गया इसके पास, तो गामा माइनस बीटा, तो आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा और आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, ये वाली वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास दूसरी सेकंड स्टेप आ गई, ठीक है।
अब हम इसमें आगे बात करेंगे इसके लिए। और क्या है, और है कि यहां पर हमारे पास आई और आर तो आ गया, और हमें स्नेल्स लॉ पता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आर, नॉट साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू वन, और साइन आई आर और साइन आई इक्वल्स टू म्यू वन। लेकिन एपरेचर स्मॉल है, एपरेचर स्मॉल होने के कारण आई एंड आर भी क्या है यहां पर? स्मॉल है। जब आई और आर स्मॉल है तो साइन आई और साइन आर को आप क्या लिख सकते हो? साइन आई को डायरेक्ट आई लिख दिया, साइन आर को डायरेक्ट आर लिख दिया। म्यू टू वन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यही तो होता है। और म्यू की वैल्यू कैसे लिखोगे? इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो। और आई की वैल्यू कितनी है? यहां से अब यहां से इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, और आर इक्वल्स टू आ जाएगा गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये वैल्यू आ गई। अब यहां इसके बाद आएगा, इस म्यू वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, म्यू टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। इतना काम हमारा यहीं पर हो गया। मैंने सोचा नहीं था यहां इतना कर दूंगा इतने से मैं, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे? ये जो है ना अल्फा गामा गामा बीटा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां से रख देंगे। ये रही वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हम आगे लेकर चलेंगे, याद करके चलेंगे इनको, ठीक है? ये वैल्यू हम आगे रख देंगे, और ये वैल्यू देखो हम आगे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना। देखो अल्फा इक्वल्स टू एल एन अपॉन ओ एन, बीटा इक्वल्स टू एल एन अपॉन आई एन, गामा इक्वल्स टू एल एन अपॉन सी एन। ये ध्यान में रखना। और म्यू वन इधर मल्टीप्लाई है, म्यू टू उधर मल्टीप्लाई है। तो देखो हमारे पास आ जाएगा म्यू वन गामा, अल्फा प्लस गामा था तो एल एन अपॉन ओ एन, एल एन अपॉन ओ एन प्लस गामा क्या है? एल एन अपॉन सी एन इज इक्वल्स टू म्यू टू, गामा माइनस बीटा है तो गामा एल एन अपॉन सी एन माइनस एल एन अपॉन बीटा में क्या जाएगा यहां पे? आई एन। एक बार रीचेक कर लो चाहे पहले, ऊपर में सब सेम है। यहां अल्फा में ओ एन है, गामा में सी एन है, और बीटा में आई एन है। अल्फा में ओ एन, गामा में सी एन, और बीटा में आई एन। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब इसको सोल्व कर दो आगे। आगे सोल्व करने पर आपको पता चलेगा ऊपर से एल एन सब में से कॉमन लेके कैंसिल, तो आपके पास सिंपल सा ये बचेगा म्यू वन वन अपॉन ओ एन प्लस वन अपॉन सी एन इज इक्वल्स टू म्यू टू वन अपॉन सी एन माइनस वन अपॉन आई एन। हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने एक एजम्पशन ले लिया ना, वो एजम्पशन हमारे पूरे डेरिवेशन में चलेगा कि अगर एपरेचर स्मॉल है तो दिस एन विल बी वेरी क्लोज टू पी। जो एन है वो पी के बहुत क्लोज होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो एन इज क्लोज टू पी, तो एन की जगह पी लिख दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ओ एन जो है ना वो ओपी हो जाएगा, सी एन है वो सीपी हो जाएगा, आई एन है वो आईपी हो जाएगा।
ये वाली वैल्यू है। अब आप लिख दो इनमें μ1 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन CP इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन IP। ये कब है? जब आपको एक बार लर्न हो जाता है ना, तब ये आप आराम से लिख सकते हो इनको एज इट इज। अब इनकी वैल्यूज रख दो, OP CP एंड IP, ये तीन ही वैल्यूज है। तो देखो OP मतलब पोल से लेकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होगी U। CP ये होगी R, और एक IP यहां से लेकर यहां तक, ये होगी V फॉर वेंडेटा। ये जो है ना यहां पे V फॉर वेंडेटा नहीं, V फॉर इमेज डिस्टेंस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसको, तो ये आपके लिए हो जाएगा कि यहां पर आप इसको बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो एज ए इमेज डिस्टेंस। अब एक बात और बता दूं, इनका साइन कन्वेंशन और ध्यान में रखना है। कैसे? कि इसके लिए आप जब देखोगे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गई यहां पे R, इस साइड में डिस्टेंस है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगी। इमेज डिस्टेंस भी इसके राइट साइड में है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में इस तरफ है, तो ये नेगेटिव रहेगी। तो U को तो नेगेटिव, बाकी दोनों को पॉजिटिव यहां पर आपको रखना है। तो U1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन माइनस U1 प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन B। अब R वाली टर्म्स को एक तरफ ले चलो, बाकी सब कुछ इधर छोड़ देना, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V। तो अब इधर क्या आ जाएगा? देखो, इस V को तो इधर ले आओ, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। कॉमन आ जाएगा नीचे, R नीचे एलसीएम आ जाएगा कि μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। तो एक स्टेप आपने इसमें कम कर दिया, एक स्टेप आपने इसको कमा लिया, ठीक है। और इसको आप अच्छे से पैक कर सकते हो। ये लो, ये आपका फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये आपका स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड इतना पूरा हो गया 2 पेज में। छोटा है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये हर एक साल छोड़ के एक साल आता ही है, फिक्स आना ही है इसको, ठीक है। अब है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है वो देखो, लेंस मेकर्स। अब लेंस मेकर्स में क्या है, सीधी सी बात है, लेंस बनाने वाला फॉर्मूला। लेंस बनाने के लिए लेंस होता क्या है पहले ये पता करो। लेंस होता क्या है बताओ, देखें। अब लेंस होता है, जो हमने अभी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस किया था, लेंस में 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं, इतना ही सी बात है। देखो हमारे पास अगर हम यहां पर देखें कि एक स्फेयर मैंने ये बनाया और एक स्फेयर मैंने ये बनाया, ठीक है। अब इन दोनों स्फेयर में से जो दोनों स्फेयर को अगर मैं हटा दूं और इनका जो कॉमन वाला जो पार्ट है वो रख लेता हूं, अगर हम यहां पर इसमें से ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये रख लेते हैं और बाकी सब कुछ पीछे से हटा देते हैं, तो ये क्या लेंस बन गया ना। ऐसा ही तो होता है लेंस। अब लेंस में क्या है, दोनों इस साइड का सरफेस आप देख लो चाहे इस साइड का सरफेस देख लो, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। इधर से देखोगे तो इधर वाला पूरा स्फेरिकल सरफेस है, इधर से देखोगे तो इधर वाला स्फेरिकल सरफेस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर अगर आप कुछ देख लेते हो इसमें, तो ये एक फर्स्ट मीडियम है, इस लेंस के अंदर सेकंड मीडियम है और फिर से फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, फिर से फर्स्ट मीडियम। तो लाइट एक बार एयर से लेंस के अंदर जाएगी,
स्फेरिकल सरफेस में जाएगी, फिर दूसरे वाले स्फेरिकल सरफेस से फिर एयर में आ जाएगी। तो इसी को हम काम में ले सकते हैं, जो हमने अभी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लिया था, वो यहां पर स्फेरिकल सरफेस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करके आगे इससे बना सकते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। तो अब आप देखो यहां पर, तो देखो इस ये अपने पास क्या आएगा, इसको देखते हैं आगे कि लेंस क्या होता है। लेंस इज ए मीडियम ऑफ टू स्फेरिकल surfaces, okay, transparent medium with two spherical refracting सरफेस, यही है। ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहां पर ये लेंस तो बना दिया, इस लेंस में हमारे पास कितने 2 सरफेस है। तो 2 सरफेस से पहले हम इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी ये देखो, ये हमारे पास यहां पर ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया। इस ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो सबसे पहले इस वाले सरफेस पर आएगी, और इस सरफेस का हम नाम दे देते हैं ए बी, ये लेंस है तो ए P1 ये इसका पोल है, और ए P1 B, और दूसरा सरफेस है ए P2 B, ये इसका पोल है। और बीच में आप यहां पर इसको देख लो ऐसे, ये आपके पास मीडियम हो गया। ठीक है, तो यहां से ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलकर, एक रे, इंसिडेंट रे निकलकर यहां पर इसके फर्स्ट वाले सरफेस पर इंसिडेंट करेगी, इस सरफेस पर। जब आप इस सरफेस को देखोगे तो इसका जो नॉर्मल है वो ये बनेगा, ये इसका नॉर्मल हो गया। जब ये इसका नॉर्मल हो गया तो लाइट फर्स्ट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल करेगी तो दिस लाइट विल बेंड टूवर्ड्स दिस नॉर्मल, एंड अब ये दूसरे वाले मीडियम पर गई है, दूसरे वाले इंटरफेस पर गई है कि अब ये क्या करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाएगी तो यहां पर इसका हम जब नॉर्मल बनाएंगे तो इसका नॉर्मल ये बनेगा। तो नॉर्मल जब ये बन रहा है, अगर मान लो सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये लाइट कैसे चलती, लाइट ऐसे चल के यहां पर ये इस जगह पे जाकर यहां पे इमेज बना लेती, यहां पर इमेज बना लेती है, अगर ये सेकंड वाला सरफेस नहीं होता। लेकिन सेकंड वाला सरफेस है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये भी, क्योंकि ये लाइट मीडियम आ गया, रेयर मीडियम आ गया, तो नाउ दिस लाइट, दिस रे विल बेंड अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से अवे बेंड होगी और ये यहीं हो जाएगी, ये यहीं पर इमेज बना लेगी। अब इमेज तो 2 बन गई, एक तो पहले सरफेस के कारण, लेकिन पहले सरफेस के कारण फाइनल इमेज नहीं बनेगी, पहले सरफेस के कारण एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी जो एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सेकंड सरफेस भी तो, सेकंड वाला जो सरफेस है ये भी तो हमें रिफ्लेक्शन देगा ना, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो तो फाइनल रिजल्ट का आउटपुट होगा, दोनों का आउटपुट होगा। तो ये हमने एक इंटरमीडिएट इमेज मान ली आई डैश, ये टेम्परेरी है और हमारे पास फाइनल इमेज तो आई है। ठीक है, ये है। तो अब यहां पर आप देखो, इसमें इस जगह से अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखोगे
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर है ये, ओ जो होता है वो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, यहीं से हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। तो ये होगा u, यहां से जो पहले वाली जो इमेज बनी है, इस इमेज के कारण जो डिस्टेंस होगी वो होगी v डैश, क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज है तो इसकी डिस्टेंस को भी, इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस को हमने v डैश लिया है। और फाइनल जो इमेज है वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास u। और हमारे पास जो दो सरफेसेज है a p1b, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r1, और जो दूसरा वाला सरफेस है a p2b, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हम कंसिडर करेंगे r2। अलग अलग कंसिडर करेंगे कि हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाए। स्पेसिफिक तो हम बाद में बना देंगे, इक्वल तो हम बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए तो हमने यहां पर क्या कंसिडर किया है, r1 एंड r2 आर टू डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ सरफेस फर्स्ट एंड सरफेस सेकंड। तो यहां पर सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्या, फॉर सरफेस ए p1 b, और सेकंड फॉर सरफेस ए p2 b। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर क्या है इमेज, इसको हम थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस, और फिर क्या है रेडियस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा इसमें कितना, u। फर्स्ट वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन है, u है, और फर्स्ट वाले सरफेस के कारण बनने वाली इमेज ये है v डैश। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, v डैश, और रेडियस r1, ठीक है। देन सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे। जहां से इंसिडेंट रे आती है, या जहां पे इंसिडेंट रे मीट करती है, कोइंसाइड करती है, वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए, सेकंड वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली है, और ये वाली रे कहां पर मिल रही है, यहां पे। तो इसका ये आपको ध्यान में रखना है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा v डैश। v डैश विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज जो होगी इसके लिए ये फाइनल होगी v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। सिंपल सी बात है। तो अब आपको रिफ्रैक्शन जो हमने किया था उस फॉर्मूले में केवल सिर्फ वैल्यूज रखनी है यहां से। अब वैल्यूज रखो, देखो यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसमें। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके ऊपर लिख देता हूं, सरफेस ए p1 b और a p2 b, इसके लिए ऑब्जेक्ट, इमेज एंड रेडियस। तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका u, इमेज v डैश, r1, ऑब्जेक्ट v डैश, इमेज फाइनल v, और r2। इतना हो गया। अब हम इसको यहां से हटा देते क्योंकि ये हमारे अब काम आ जाएगा, मैं यहीं पर इसको पूरा हम इसको कर लेंगे, ठीक है। यस, अब है हमारे पास फॉर्मूला, रखो फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, याद रखना इसको, μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसको मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे, μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। और यहां पर मान के चलो ये वाली जो मीडियम है, इस मीडियम का है μ1, जो लेंस है इस मीडियम का है μ2, और इस मीडियम का है μ1, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले मीडियम 1 से 2 में जा रहा है,
मीडियम 1 से 2 में जा रहा है इमेज, इमेज मतलब रे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये इसी के लिए दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ना ये इसी के लिए दिया हुआ है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के लिए μ1 से μ2 के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज यहां पर कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सिंपल, ये हो गया फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए P1 B, ऐसे। फिर दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ए P2 B, तो इसके लिए क्या होगा देखो, अब जो होगा ना, अब 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, तो यहां पर देखो इसमें क्या आएगा, μ1 अपॉन v μ2 अपॉन u। अब देखो यहां पे अब इसका कलेश है, इस कलेश को कैसे दूर करेंगे, इसको देखो सीधी सी बात है, आपको यहां पर यह देखना है कि μ2 के लिए जब मीडियम 2 में जब फर्स्ट वाला रिफ्रैक्शन हो रहा था वहां पे इमेज कौन है, वहां पे इमेज v नहीं है, वहां पे v डैश है, तो यहां पे क्या आएगा v डैश। और यही इमेज सेकंड वाले सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये u नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा v डैश। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट वाले की जो इमेज है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास आ गया v डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। सिंपल सा यही है, ठीक है। μ1 माइनस, क्योंकि अब μ2 में से μ1 आ रही, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर भी फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर भी फाइनल माइनस इनिशियल। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, इसको 2 लगा दो, दोनों को ऐड कर दो, फ्रॉम 1 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश, ये दोनों लिख दो लास्ट में, दूसरी तरफ μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब आप देखोगे यहां पे, देखो कितना इंटरेस्टिंग काम हो गया, इंटरेस्टिंग काम ये हो गया कि यहां पर आप देखोगे μ2 अपॉन वी डैश प्लस का और μ2 अपॉन वी डैश माइनस का, दोनों कैंसिल आउट। फिर इसमें से ये जो बचा हुआ है यहां पे, इसमें से हम नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन लेंगे ना वो यहां ले लेंगे। देखो अभी इसको और लिख लेते हैं आगे, तो ये आ जाएगा u1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ1 अपॉन v, सबसे पहले μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, इधर वाले में देखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेने से ये बन गया μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, इस तरीके से, ठीक है। और ये अब आगे हो जाएगा, इसमें से μ1 कॉमन आ जाएगा, μ1 कॉमन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, और यहां पर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2,
ये बन गया, ठीक है। और ये जो μ1 है ना, ये इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया। और इधर क्या बच गया, 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला से f हो जाता है, ये हो जाता है f, ये जो है ना ये f हो जाता है पूरा, इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 1/r2। ये फिर 1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस म्यू, नहीं नॉट μ2, इसको लिख सकते μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपके पास क्या आ गया, इसका एक अच्छा सा फिर से एक रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लेंस तैयार करते हैं। हमारे पास जो ग्लास होता है, और हाँ आपको एक बात पता होगा, जो मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती थी वो क्या, चाहे कैसा भी मिरर हो उसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ हो जाती थी, है ना। आप लिखते थे f इज इक्वल्स टू r/2, यही तो लिखते थे। लेकिन वो यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पे लगा देते कई लोग, नोटबुक चेक करिए, मैंने सीबीएसई तक की नोटबुक में लोग लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर बना देते हो। और इस जगह पर जो देखोगे ना, यहां पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर ये इससे हाफ हो भी सकता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगी और आपने बाइकॉन्वेक्स लेंस बना लिया, दोनों इक्वल साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वहां पर फोकल लेंथ है ना उस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाती है, ठीक है। जब ज्यादा होगी तो फिर देखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने के लिए इस फॉर्मूला को काम में लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना, इस बात को याद आपको रखना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इसको कैसे डेराइव करते हैं ये आप देखते हैं, देखो यहां पे, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हमने जस्ट यूज किया था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सिंपल सी बात है। और वही हम यहां पर डिफाइन करने वाले हैं, डेराइव करने वाले हैं। लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग टू कर्व सरफेस, टू स्फेरिकल सरफेस, वही लेंस है, ठीक है। और मिरर वाले के बारे में आपको पता ही है कि जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके वो मिरर होता है। तो यहां पर हमें लेंस फॉर्मूला डेराइव करना है। तो लेंस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम एक यहां पर लेंस ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अपने पास यहां पर एक लेंस हो गया, ठीक है। इस लेंस के लिए एक सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट कर लेंगे। ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम कोई भी सरफेस यहां पर देख लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट रखने से पहले आपको यह थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसका फोकस एफ एंड 2f क्या होता है। देखो एफ होता है जहां पर जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस आती है, जहां पे कोइंसाइड करती है, वो फोकस होता है, ठीक है। तो ये हो गया इस साइड में इसका प्रिंसिपल फोकस एफ, और यहां पे हो गया 2f। सेम डिस्टेंस पीछे हम देखें तो यहां पे हो गया एफ डैश, और यहां पे हो गया 2f डैश। अब ये f और f डैश आप इधर से इधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, इधर से इधर भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ा इश्यू नहीं है, कोई इतना मैटर नहीं करता। आपने एनसीईआरटी में देखोगे वहां पर भी 10th की में अलग तरीके से मिलेगा, आपकी 12th क्लास की में हो सकता है अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं पर भी रख सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना कि आपके पास जो इमेज ऑब्जेक्ट यहां पर कंसिडर करोगे, वो ऑब्जेक्ट आपका इस जगह पर 2f के पहले होना चाहिए, जिससे क्या बनने वाली इमेज थोड़ी सही बने। ये आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो पहली एक जो रे है, वो क्या करेगी, इसके
इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे है। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट आएगी, दैट लाइट रे विल पास फ्रॉम इट्स पोल फोकस। ये लाइट रे जो है ना वो इसके फोकस से पास होगी यहां पर, ठीक है। और जो एक और लाइट रे है जो सीधी यहां से इस प्रिंसिपल इस ऑब्जेक्ट से इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, लेंस का जो मिड पॉइंट ना बिल्कुल सेंटर होता है वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, वो स्ट्रेट निकल जाती है। वो थिन लेंस के बारे में हम बात करते हैं वहां पर, ठीक है। तो जब ये यहां पर निकल गई तो सामने एक इमेज बनेगी, क्योंकि यहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे को यहां पर काट रहे, तो यहां पर आपके पास इमेज बनेगी। और ये जो इमेज बन जाएगी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ये जो पॉइंट जहां पर लाइट इंसिडेंट करी है उसको आप पॉइंट एल कंसिडर कर लो और ये पॉइंट आप ओ कंसिडर कर लो, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट आ गया O, ठीक है। अब यहां पर हमें फिर से सिमिलर ट्रायंगल यूज करके इसको, सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो सेम होता है वो काम में लेना है। फिर हम u v ये वैल्यूज रख देंगे। तो यहां पर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये u है, कहां से, लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट की, लेंस से लेकर इमेज की जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, v हो गई फाइनल। और ये जो है ये इसकी फोकल लेंथ f तक इसकी फोकल लेंथ हो गई। सिंपल सी बात है। इधर भी आप कंसिडर करोगे तो भी यही है, सामने कंसिडर करोगे तो भी यही है। अब हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं दो ट्रायंगल। मैं आपको बता देता हूं, पहले हम ये वाले दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों ट्रायंगल में कर रहे हैं। तो यहां पे आप जब देखोगे तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल है ये दोनों। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ऑपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए डैश बी डैश, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ये वाले ट्रायंगल अगर हम बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल है, 90 डिग्री हो गई। जब ये 90 डिग्री हो गए तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर विद ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी, एक तो आ गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। हमने इन दोनों साइड्स का रेशियो कंसिडर किया है। पहले इसका जब रेशियो करेंगे तो ये इन दोनों के रेशियो के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रायंगल्स की। दूसरे ट्रायंगल्स में अगर हम जाएंगे तो देखो ये वाले दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। दूसरा वाला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी ओ, नहीं ए बी ओ तो हो गया, दूसरा ट्रायंगल होगा एफ ओ एन एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। देखो यहां पर आप देखोगे तो पता चलेगा ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये सबसे छोटा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे।
यहां पर ये जो दोनों एंगल है ये दोनों इक्वल है, और ये जो 90 डिग्री वाले हैं ये दोनों इक्वल है, तो इनको आप लिख दो एंगल एफ ओ एल इक्वल्स टू एंगल एफ ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, और फिर एंगल ओ एफ एल इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, क्योंकि ऑपोजिट है, ठीक है। ये दोनों ऐसे इक्वल हो गए, तो बचा क्या, बचा मतलब क्या, ये दोनों फिर से सिमिलर, तो ट्रायंगल एफ ओ एन सिमिलर विद ट्रायंगल एफ ए डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो फिर से सेम, इसीलिए तो हम इनको सिमिलर रखते हैं, इसीलिए तो इनको सिमिलर प्रूव करते हैं हम। तो यहां पे आ जाएगा ये रेशियो, ये तो ये आ जाएगा एल ओ डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, एल ओ या ओ ए कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो ओ एल है या एल ओ है ये तो ए बी के बराबर है, तो ये आप यहां पर लिख दोगे, सिंस एक तो यहीं पर लिख दो एल ओ इज इक्वल्स टू ए बी, तो आप यहां पर इसको फिर से कंसिडर कर लोगे, यहां पर क्या कि ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कहता है इक्वेशन 1 एंड 2? ये इक्वेशन आपको ये कह रहा है कि दोनों का एक साइड तो कॉमन है, दोनों का एक साइड तो कॉमन है, तो अब फाइनल जो दूसरा जो साइड है यहां पर आप इनकी वैल्यू रख लो। तो एक साइड कॉमन होने पर बचा हुआ साइड क्या है, ए ओ अपॉन ए डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश, एफ ए डैश, ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, ये वाली साइड एंड ये साइड कॉमन, और जो रिमेनिंग साइड वो हमने यहां पर नोट कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब इनकी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ए ओ क्या है, ए ओ, ए है यू, यू क्या आएगा उस साइड में है ना, तो ये आएगा नेगेटिव, अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ ये आ जाएगा बी जो कि प्लस का आएगा, ओ एफ, ओ एफ फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ दूसरी तरफ है, तो ये आ जाएगी आपके लिए एफ पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है, और एफ ए डैश का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली साइड ओनली, और ये साइड कितनी है V माइनस एफ, V माइनस एफ, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस यू वी, ठीक है, प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। अब सबको यूवीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई यूवीएफ, डिवाइड बाई यूवीएफ, यूवीएफ से डिवाइड करने पर आपको क्या मिला, आपको मिला देखो माइनस 1 अपॉन यूवी से यूवी कैंसिल 1 अपॉन एफ, प्लस यूएफ से यूएफ कैंसिल 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू, वी एफ से वी एफ कैंसिल, तो इस एफ को तो उधर ले जाओ, एफ तो 1 अपॉन एफ यहां से आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला, ये अपने पास क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आपको यहां पर लेंस फॉर्मूला डिराइव करना बाय यूजिंग कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस।
अब कनकेव लेंस वाला है ना, वो मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, उस डायग्राम को देखकर आप आराम से वहां पर कनकेव लेंस से भी लेंस फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। ये क्या था? ये था यूजिंग कन्वेक्स लेंस। अब हमें क्या करना है? यूजिंग कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपको यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो कनकेव लेंस के लिए देखो, सबसे पहले लेंस बनाना है, ये रे डायग्राम बनाना है। ये आपके पास हो गया लेंस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हम लिख देते हैं यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहां पर हमारे पास ये जो है, ये इसका एफ, ये 2f, ये f डैश, और इसका 2f। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पहले होती है, ओके, नेगेटिव साइड में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस जो जहां पे होगी उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमने इसका ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम इसकी एक इंसिडेंट रे लेंगे। एक इंसिडेंट रे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगी, वो रे ऐसा लगेगा कि इट अपियरिंग फ्रॉम, दिस रे इज अपियरिंग फ्रॉम इट्स फोकस। तो ऐसे ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये ऐसे अपियर होगी ना, तो हम यहां पर इसको इस डायरेक्शन में इसको बना देंगे। ये लो, और यहां पर ये आपका लाइट रे है, और ये इधर जा रही है। ओके, तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे। और दूसरी जो इंसिडेंट रे है, दिस विल अगेन पास फ्रॉम इट्स टॉप टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये आगे जाकर इस डायरेक्शन में तो कहीं पर मिलेगी नहीं, कोइंसाइड करेगी नहीं एक दूसरे से, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं। लास्ट वाले में जो बनी थी रियल इमेज, यहां पे बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज कहां बनेगी? यहां पे, इस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनेगी, इतनी सी छोटी सी इमेज बनेगी। ठीक है, और यहां पर हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है ए, ये बी, तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और यहां पर ये पॉइंट मान लो एल, और इसका एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब यहां पर हमें फिर से जो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है, बहुत इजी है ये। तो मैं कौन कौन से करने में आपको बता देता हूं। आपको करना है, ये वाले दो ट्रायंगल कंसिडर कर लेना, ये वाले दो ट्रायंगल, एक तो ये और एक ये छोटे वाला। ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, एक दूसरे के सिमिलर है। ये वाला एंगल तो कॉमन आ जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये दो ट्रायंगल तो ये वाले हो गए। ये वाले ट्रायंगल जब आपके सिमिलर होंगे, तो आप इनसे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? इनसे आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये और ये बड़ी वाली और ये छोटे वाला, ये मिल गया। फिर आपको दो और कौन से ट्रायंगल है जो सिमिलर करने हैं? एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इतना सा ये। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप जब कंसिडर करोगे, तो आपको फिर इन दोनों से मिलेगा एल ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, इधर आपको मिलेगा ओ एफ अपॉन ए डैश एफ, ये मिलेगा। ठीक है, अब इनसे जो एल ओ है, ये तो ए बी के बराबर है, तो आप लिख दोगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों को, ये दोनों जो इक्वेशंस है,
ये इक्वेशन की ये दो जो सेम साइड है ये तो क्या हो जाएंगे आपके पास कॉमन हो जाएंगे। रिमेनिंग साइड बचा आपके पास ए ओ अपॉन ए डैश ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ, ये आ जाएगा। और यहां पर जब आप इनकी वैल्यूज रखना स्टार्ट करोगे ना तो वैल्यूज रखते जाओ। वैल्यूज क्या है, ये हो गई यहां से u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गई यहां से v इमेज डिस्टेंस, ये हो गई यहां से f फोकस। तो यहां पे आप इन वैल्यूज रखते जाओ। वैल्यूज कैसे रखना है, ओ एफ ए ओ ये हो जाएगा माइनस यू डिस्टेंस तो माइनस आएगा, ठीक है। ए डैश ओ माइनस वी, सामने ओ एफ ये माइनस एफ, और फिर आएगा ये ए डैश एफ ये कौन सा है, ये है एफ माइनस वी, और ये भी नेगेटिव का ऐसे। और इनको जब आप देखोगे सारे प्लस हो जाएंगे और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल्स टू वी एफ। पूरे को आप यूवी एफ से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर यू एफ से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ और इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। तो यहां से 1 अपॉन एफ तो उधर भेज दो, यू को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, इससे भी आ जाएगा। इजी है, इससे भी कैलकुलेट करना काफी आसान है, इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, कोई ज्यादा यहां पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पूरा कर ही दिया मैंने, आपको केवल वो लिखना है, केवल ट्राइंगल वाला। ओके, तो ये आपका लेंस फॉर्मूला यूजिंग कनकेव लेंस भी हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहां पे आपने अगर ये देख लिया है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब है अपने पास मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है एच डैश अपॉन एच, और यहां पे जब आप मेजर करोगे तो ये आएगा v अपॉन यू। मिरर के वाले केस में ये आ रहा था नेगेटिव v अपॉन यू, और इस वाले केस में आएगा ये v अपॉन यू, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर m नेगेटिव है तो इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। सिंपल सी चीज है। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड इमेज, अगर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनेगी। अगर इक्वल है तो बराबर सेम साइज की इमेज बनेगी। सेम साइज की बनने का कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन पॉसिबल है, 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f पर इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये वही सारी की चीजें हैं जो आपको मिरर में बताई थी, आप वहां से देखोगे इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। हो गया, इतना ही है इसमें। मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा सा यही होता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की क्या साइज है। अगर इमेज साइज बड़ी है तो मैग्निफाइड इमेज, साइज छोटी है तो डिमिनिश्ड इमेज, सीधी सी बात है। फिर हमारे पास इसमें पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू बेंड द लाइट, एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट रे इज नॉन एज ए पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, और F किसमें होना चाहिए, F शुड बी इन मीटर्स में होना चाहिए। आपको गिवन होगा सेंटीमीटर में, तो इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको यूज करना है। और ये जो इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी डायप्टर, और इसको सिर्फ डी से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर यूनिट प्लस
पॉजिटिव डी होता है या इसकी पावर पॉजिटिव होती है, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस है, और अगर नेगेटिव पावर है तो कनकेव लेंस है। ठीक है ना, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें पावर ऑफ लेंस का आगे इतना ही होता है पावर ऑफ लेंस में। अब हम आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंस को कंबाइन करने पर क्या, सिमिलरली जैसे आपने रेजिस्टेंस कंबाइन करते हो कि आपके पास अगर मान लो 4 ओम के तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेज है, लेकिन आपके पास 2 ओम का चाहिए, तो क्या करना है, डिजायर्ड वैल्यू का लेंस बनाने के लिए हमें कई बार लेंस को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू के लेंस नहीं होते हैं तो हम लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने के बाद हमें डिजायर्ड वैल्यू की पावर चाहिए मिल जाती है। जनरली इसका काम उस समय लेते हैं जब ज्यादा हाई पावर का लेंस हमें चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत कम पावर का लेंस अगर चाहिए तो भी हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो कंपनीज बनाती है, मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं, वो हमेशा लैब के लिए, हमारी जो लैब होती है वहां पर फाइनेंस का ज्यादातर दिक्कत है, वहां पे क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन करके काम चलाते हैं। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, हम इतनी लैब में नहीं करते क्योंकि लैब में तो एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हैं इसलिए, लेकिन कंबाइनेशन ऑफ लेंस में पावर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पावर, हमारे पास जितनी पावर चाहिए डिजायर्ड वैल्यू ऑफ पावर के लिए, डिजायर्ड वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन करते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन में देखते हैं, लेंस कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास 2 लेंस है, ये आपने 2 लेंस लिए हैं, ये लेंस है L1 जिसकी पावर है, फोकल लेंथ है f1, ये लेंस है L2 जिसकी फोकल लेंथ है L2। ठीक है, और यहां पर दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है, ये आपके पास दोनों की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास कोई एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इस ऑब्जेक्ट से यहां से एक इंसिडेंट रे पास होगी और ये इंसिडेंट रे यहां पर जाकर इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, और यहां पर जो ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, यहां पर ये जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, अगर ये सेकंड वाला लेंस नहीं होता तो ये सीधी यहां से आकर इस जगह पर इमेज बनाती, इस जगह पर इमेज बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये आपके पास U हो गया, थिन लेंस है, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और ये हो गई इसके लिए इमेज फर्स्ट वाले लेंस के लिए, फॉर लेंस 1। तो यहां पे जब आप बात देखोगे तो सेकंड वाला जो लेंस है ये भी तो अपना काम करेगा, इसके कारण ये एक बार फिर से बैंड होगी, तो ये यहीं पर अपनी इमेज बना लेगी, फाइनल इमेज इसकी यहीं बन जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट इमेज होने के कारण इसको हम क्या कर देंगे, आई डैश से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस क्या कर रहा है, ये इमेज बना रहा है अपनी, इसके कारण एक बार लाइट बैंड हो रही है, और इसके कारण बैंड हो रही है तो लाइट यहां जाती, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। हमने क्या किया, सेकंड लेंस और लगा दिया बीच में, और लेंस लगाने पर एक बार और बैंड होगी, और बैंड होगी, तो अब ये इमेज यहां बन रही है, ये इसकी फाइनल और एक्चुअल इमेज है। तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, इसका हमने डिस्टेंस भी वी डैश कर ली, के बार ले लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इमेज की जो लेंस, फर्स्ट लेंस की जो इमेज है, इसके कारण ये वाली क्या है, एक इंसिडेंट रे है, तो इसके लिए जो इंसिडेंट रे तो वही इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, और फाइनल इमेज जो बनी इसकी इमेज कौन है, आई है, इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो गई, वी हो। तो यहां पर हम सबसे पहले इनके लिए क्या लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला, तो आप लिख दोगे लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1, तो L1 के लिए
F1 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, यही होता है ना। तो 1/f1 फर्स्ट वाले लेंस का, फर्स्ट वाले लेंस की इमेज डिस्टेंस क्या है, v डैश है, सिंपल। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की आई गई u, इसका ऑब्जेक्ट तो u ही है। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे इसको, लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही तो लिखना है। लेकिन इसके लिए 1/v क्या है, v तो है इसका फाइनल इमेज, ये वाला ही। लेकिन इसके लिए u क्या है, u है जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है ना, वो इसके लिए u है, v डैश आएगा u की जगह। तो अब इन दोनों को आप यहां पर क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे। कंबाइन करने पर क्या मिलेगा, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा यहां पर कंबाइन 1 एंड 2, कंबाइन मतलब ऐड कर दो दोनों को। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो आप यहां पर ये v डैश और ये v डैश वाली टर्म, ये पॉजिटिव की नेगेटिव की कैंसिल आउट। यहां पर बचेगा आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब ये देखो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, ये इसका 1/f होता है, किसका, इस पूरे कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन के कारण पूरे कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, u है, डिस्टेंस u है और o ऑब्जेक्ट है। पूरे कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल इमेज कौन सी है, I है, डिस्टेंस v है। तो ये आपके पास पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई, और 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। तो आप इसको देखो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो यहां पर क्या आया, ये हमने कॉम्बिनेशन के कारण जो हमारे पास ये जो बड़ा जो लेंस बना है इन दोनों के कारण, ये देखो ये बड़ा लेंस बन गया। इस लेंस का फोकल लेंथ हो गई ये, और इसकी पावर अगर आप देखोगे तो ये इसकी पावर हो गई। फर्स्ट वाले लेंस की पावर P1, सेकंड वाले लेंस की पावर P2। अब पावर जितनी भी है ना हमारे पास, इनको सबको, अगर कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव साइन यूज कर लो उनके लिए, और जितने कन्वेक्स लेंस है उन सब के लिए पॉजिटिव साइन यूज कर लो, और सबका एल्जेब्रिक सम के बराबर नेट पावर आएगी। आप ये यहां पर देख सकते हो, नेट पावर इज एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर्स, या पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से है ना, पूरा ये जो टॉपिक है अच्छे से यहां पर हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो हमारा इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से टॉपिक किए हैं, 4 से 5 टॉपिक किए हैं। जो ये लास्ट के जो 1-2 ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने में इजी है, तो इसको थोड़ा सा हमने जल्दी किया है। बाकी सारे टॉपिक हमने बहुत डिटेल के अंदर, बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ किए हैं। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप इस तरह ही बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे, और आपका जो रिवीजन लेक्चर सीरीज है ये बहुत काम आएगी, बहुत यूजफुल है आपके लिए। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर इस टाइम पर आप रिवीजन करोगे, या जितना ज्यादा आप यहाँ पर इसको देख पाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है। अगर ये उन बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान रखा गया है जिनका मान लो लास्ट टाइम तक सिलेबस नहीं होता, लास्ट टाइम में ट्यूशन ढूंढते हैं, ट्यूशन मिलता नहीं है लास्ट टाइम में, लास्ट में इतना ही टाइम बचता है कि आप जल्दी जल्दी अपना सिलेबस एक बार रिवाइंड करके फिर आप आगे अपने चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें,
तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग लेक्चर एंड आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये आपको लेक्चर कैसा लगा है। इस टाइप के वीडियो लेक्चर और मैं यहां पर रिकॉर्ड करके आपको पूरा सिलेबस तो मुझे करवाना ही है, लेकिन और किस टाइप के वीडियोज आपको चाहिए, किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए मुझे बताएं। मैं आपको फिजिक्स के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होकर आपकी हर एक समस्या का समाधान पूरा करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन एंड फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स।